जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें भूगोल से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसका हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड, पर्वत। यानी हमारा फर्स्ट यूनिट ये है कि हमें विश्व का भूगोल उसमें पूरे विस्तृत जानकारी से बताना है। लेकिन हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें विश्व के पर्वत, नदी, पहाड़, झीलें, ये सब इन सबको कवर करना है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है पर्वत, विश्व के पर्वत। तो फ्रेंड हमने उसमें महाद्वीप के बारे में देखा कि महाद्वीप कैसे क्या क्षेत्रफल है उसका, और हमने हमारे पर्वत के जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी प्रकारों में वो बटा हुआ है, वो सब देखे। किस प्रकार की चीज़ों को पर्वत कहा जाता है और कौन कौन से प्रकार के पर्वत किस किस प्रकार के पर्वतों से मेल खाते हैं और कहाँ पे वो पाए जाते हैं। ये फ्रेंड हमने हमारी दो लेक्चर में कवर किया है। हमारे इसकी 2 लेक्चर बन चुके हैं। हमारा ये थर्ड और लास्ट लेक्चर है, जिसमें हमें हमारे सिद्धांत बताना है। फ्रेंड हमारे पर्वत से संबंधित मुख्यतः प्रश्न अगर मेंस में पूछे जाते हैं तो वो हैं सिद्धांत से संबंधित। जितने भी प्रकार के अगर जैसे देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 ऐसे सिद्धांत है, 7 ऐसे सिद्धांत है जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आप वो यहाँ से कवर कर सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, हमने उनको यहाँ पे कवर किया है डिटेल से। और फ्रेंड अगर आप एमसीक्यू देखें, एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो उसमें आपको इसमें फैक्ट्स भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको वो जो फैक्ट आते हैं वो सिद्धांत से संबंधित नहीं पूछे जाते, वो आपको पर्वत के प्रकार या उनके नामों से संबंधित पूछे जाते हैं कि इस प्रकार का जो पर्वत है वो कहाँ पे पाया जाता है, या सबसे बड़ा पर्वत कौन सा होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा होता है, लंबाई की दृष्टि से बड़ा कौन सा होता है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको ऊपर यानी कि हमारा जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है उससे उनमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा जो सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है वो हमें मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी लो, चाहे आप एमपीपीएससी या कोई भी अदर पीएससी वाले एग्जाम होते हैं, तो उनके लिए ये हमारे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट साबित होगा। ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पर्वत निर्माण के प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, पर्वत निर्माण के प्रमुख सिद्धांत व उनके प्रतिपादक, यानी कि हम वो उनको देखेंगे जिन्होंने वो सिद्धांत को निकाला, जिन्होंने वो सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो हमारा जो पहला सिद्धांत है वो है भूसन्नति सिद्धांत। पहला कौन सा है? भूसन्नति सिद्धांत, जो कि श्री कोबर ने निकाला है। और फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। हमारा जो भूसन्नति का सिद्धांत है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे मेंस में ये 2 या 3 बार शायद पूछा जा चुका है और अच्छा पूछा है। मतलब कि 6 नंबर में भी ये क्वेश्चन आया है हमारा, और 15 नंबर में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भूसन्नति सिद्धांत कोबर का है। ठीक है, दूसरा है हमारा तापीय संकुचन। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज ने निकाला है। फ्रेंड तापीय संकुचन सिद्धांत किसने निकाला है? जेफरीज ने निकाला है। थर्ड है हमारा रेडियो एक्टिविटी। फ्रेंड रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जॉली ने निकाला है। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत श्री जॉली ने निकाला है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने निकाला है। किसने निकाला है फ्रेंड? संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने निकाला है। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर ने निकाला है। महाद्वीपीय फिसलन डेली ने निकाला है। ठीक है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली ने निकाला है। फ्रेंड ये हमारा इस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जैसे मैचिंग में दे दिया जाए कि सही सुमेलित कीजिए, उस प्रकार से ये हमारे प्री में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी जो हमारा पीएससी का जो लेवल है वो और हाई हो चुका है। वो एक ही क्वेश्चन में आपसे कोशिश करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता हो, तो वो उस प्रकार से क्वेश्चन पूछने लगे हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। लास्ट है हमारा प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने और मैकेंजी ने निकाला है। हम इसको एक बार और रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। भूसन्नति सिद्धांत कोबर ने निकाला है। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज ने निकाला है। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जोली ने निकाला है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने निकाला है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर ने निकाला है। महाद्वीपीय विचलन सिद्धांत डेली ने निकाला है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने और मैकेंजी ने निकाला है। अब हम इनमें से जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि अगर वो 3 नंबर का आएगा
तो आप उसमें किस प्रकार से लिखें, अगर वो 5 नंबर का आ रहा है तो किस प्रकार से लिखें, और अगर वो 11 नंबर का आ रहा है तो किस प्रकार से आपको लिखना है, ये हम देखेंगे। फ्रेंड, हमारा जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारी हर एक यूनिट 30 नंबर की है, इसलिए हमें हर एक टॉपिक को इस फोकस से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा पहला सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत। फ्रेंड, भूसन्नति का सिद्धांत हमें पता है किसने लिखा है, किसने दिया है, कोबर ने प्रतिपादित किया है। भूसन्नति का सिद्धांत कोबर ने प्रतिपादित किया है, और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका हम प्रतिरूप देखते हैं। आखिर इसका प्रतिरूप क्या है? इसका प्रतिरूप है लंबा, सकरा तथा उथले जलीय भाग। ऐसे जलीय भाग, फ्रेंड ध्यान देना, जलीय यानी कि जल वाला भाग, ऐसा जलीय भाग जो लंबे हों, सकरे हों और उथले हों, इन 3 प्रकार के जलीय भागों में हम भूसन्नति के सिद्धांत को प्रतिपादित कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन स्थानों पर जो बने हुए पर्वत हैं वो किस सिद्धांत के कारण बने हुए हैं? भूसन्नति के सिद्धांत के कारण बने हुए हैं, जो कि हमारे कोबर ने निकाला है। नेक्स्ट है, इनका तली के साथ धसाव होता है। क्या होता है? जो तल है यानी हमारी जो नीचे की जो जमीन होती है उसमें इसका जो तली का जो भाग रहता है वो कैसा रहता है? धसा हुआ सा रहता है, धसाव सा दिखता है हमको देखने में। और वलित पर्वतों की व्याख्या के क्रम में भूसन्नति संकल्पना का विकास संभव है। हम क्या कह सकते हैं कि जो वलित पर्वत हैं, हमने ऊपर जो पर्वतों के प्रकार देखे थे उसमें जो वलित पर्वत इस प्रकार से जो मतलब ऊपर से जाके जो लंबे हो जाते हैं, वैसे जो वलित पर्वत हैं उनकी व्याख्या के क्रम में भूसन्नति संकल्पना का विकास संभव है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वलित पर्वत हैं वो भूसन्नति के सिद्धांत से ही बने हुए पर्वत हैं। और भूसन्नति का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि लंबे, सकरे और उथले जो जलीय भाग हैं वहाँ आपको जो पर्वत देखने को मिलेंगे वो भूसन्नति सिद्धांत के कारण प्रतिपादित हुए हैं। और उसका ये भी कहना है कि जो तली है उसका जो धसाव है वो तली के साथ उसका धसाव होता है, यानी कि नीचे वो जाते जाता है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध पर्वत निर्माण से होने के कारण कोबर ने इसे पर्वतों का पालना कहा है। ठीक है, इस सिद्धांत को पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो फैक्ट है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि पर्वतों को पालना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? भूसन्नति के सिद्धांत को पर्वतों का पालना कहा जाता है। इनके अनुसार हिमालय पर्वत की श्रेणियों का निर्माण 33 भूसन्नतियों के अवसादों के वलन के कारण हुआ है। क्या हुआ है कि जो भूसन्नति के जो अवसाद हैं उनके वलन के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इनके अनुसार हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं उनका जो निर्माण हुआ है 33 भूसन्नतियों के अवसादों के वलन के कारण हुआ है। यानी कि जो भूसन्नतियां हैं उनके अवसादों के वलन, यानी जो उनके वलन हैं, जो पट्टियां हैं, उसके अवसादों के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिद्धांत तापीय संकुचन सिद्धांत। ठीक है, तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफरीज ने निकाला था। किसने निकाला था फ्रेंड? जेफरीज ने निकाला था। पृथ्वी के संकुचन इतिहास पर आधारित। ठीक है, जो मतलब इतिहास मतलब कि ये बहुत पहले से बनते और निर्माण करते हुए आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो संकुचन है वो इतिहास पर आधारित है। आप पुरानी चीज़ों को देखेंगे तो बिल्कुल पहले सपाट एक जमीन हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे वो धसी उठी तो हमारी पर्वत बने, फिर उसमें से पानी बहा, एक रास्ता बना तो नदी बही तो हमने उसको नदी कहने लगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। तो जो पिछला जो निकल चुका है वो क्या हुआ? इतिहास कहलाया। क्या कहलाया फ्रेंड? इतिहास कहलाया। ठीक है, तो पृथ्वी के संकुचन इतिहास पर आधारित है। पृथ्वी का जो संकुचन यानी कि उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, उसमें बढ़ाव चढ़ाव ये सब चीज़ जो हुई हैं वो क्या हुआ है? हमारा इतिहास पर आधारित होता है। विकिरण के कारण पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास से ही उसके ताप में ह्रास हो रहा है। ठीक है, विकिरण यानी कि क्या होता है? उसमें किसी प्रकार की ह्रास हो जाना, यानी उसमें कुछ ना कुछ टूटना, फूटना, बनना, जुड़ना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसमें जो बदलाव हो रहा है पृथ्वी पे, उसके कारण क्या हो रहा है? उसका जो प्रारंभिक इतिहास यानी जब वो बनी थी, जिस समय वो बिग बैंग थ्योरी अगर अपन कहें
बिग बैंग थ्योरी से पूरी दुनिया बनी है। तो अगर उस समय जो पृथ्वी बनी थी उस समय और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो उससे हमको क्या पता चल रहा है कि उसके ताप में, यानी कि उसकी जो गर्माहट है उसमें क्या हुआ है, बहुत सारा ह्रास हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये कि विकिरण के कारण पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास से ही उसके ताप में ह्रास होता आ रहा है, यानी कि पृथ्वी का जो पहले का जो इतिहास है उससे अगर कंपेयर करें तो इसके ताप में क्या हो रही है, नुकसान होते आ रहा है, जिस कारण पृथ्वी ठंडी होकर सिकुड़ती जा रही है। इस कारण क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी है वो ठंडी हो रही है और सिकुड़ते जा रही है। ये सब कौन कह रहा है, ये सब कह रहा है तापीय संकुचन का सिद्धांत। ये जो हम पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स जो हम देख रहे हैं, ये सब हमारा तापीय संकुचन का सिद्धांत कह रहा है। और ये सिद्धांत किसने कहा है, जेफरीज ने कहा है, यानी सीधा सा कहा जाए तो जेफरीज ये सब चीज़ों को डिटेल में बता रहा है। ठीक है, यह सिद्धांत गणितीय तर्क पर आधारित है। जो गणितीय तर्क यानी हम अगर कहें मैथमेटिकल थ्योरी पे आधारित है। उन्होंने अपने संकुचन सिद्धांत को नियत किया क्योंकि उन्हें महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत में कोई भी मजबूत कारण नहीं मिला। यानी कि जो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जो है उसमें इनको कहीं से भी सेंस नहीं लगा, उनको नहीं लगा कि ये सिद्धांत तो सही है। तो उन्होंने खुद ने अपना एक सिद्धांत निकाला। ठीक है, उन्होंने अपने संकुचन सिद्धांत को नियत किया क्यों उन्हें ये इसलिए किया क्योंकि उन्हें महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत कहीं से भी मजबूत कारण नहीं लगा। ठीक है, जिसने सूर्य और जंगल की ज्वारीय बल और एजी वैगनर द्वारा प्रस्तावित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महाद्वीपों के क्षेत्रीय आंदोलन की वकालत की है। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो जंगल है, सूर्य और जंगल के बीच में जो ज्वारीय बल हो लगा, उसके कारण एजी वैगनर द्वारा प्रस्तावित, यानी कि जो वैगनर है जिनने ये सिद्धांत निकाला है तापीय संकुचन का सिद्धांत, उनके कारण ये प्रस्तावित गुरुत्वाकर्षण बल जो महाद्वीपों के क्षेत्रीय आंदोलन की वकालत, यानी कि उनने क्षेत्रीय आंदोलन, क्षेत्रीय में जो परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रीय में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये सिद्धांत, ये इस सिद्धांत का कहना ये है कि जो विकिरण के कारण पृथ्वी के जो प्रारंभिक इतिहास अगर अपन देखें तो उसमें जो ताप है उसमें ह्रास होते जा रहा है, यानी कि गर्माहट कम होते जा रही है। और जो पृथ्वी है वो ठंडी होकर कैसी हो रही है, सिकुड़ती जा रही है। अगर वो कम होते जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसका जो क्षेत्रफल है उसमें बदलाव आएगा। बदलाव आने से कभी पर्वत भी बन सकते हैं, गड्ढे भी बन सकते हैं, ज्वालामुखी भी बन, मतलब कुछ भी उसमें परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये तापीय संकुचन का सिद्धांत है जो कि जेफरीज ने निकाला है। ठीक है, किसने निकाला है फ्रेंड, जेफरीज ने निकाला है। नेक्स्ट है हमारा संवहन तरंग सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा संवहन तरंग सिद्धांत जो कि होम्स ने लिखा है 1928 से 29 के बीच में, ये प्रतिपादित होम्स ने किया है। ठीक है, अब संवहन तरंग सिद्धांत क्या कहता है ये देखते हैं। भूसन्नति सिद्धांत है ये, अगर देखा जाए तो एक भूसन्नति का जो सिद्धांत जो कह रहा है उसी प्रकार से ये थोड़ा सिमिलर है ना, लेकिन वही नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, इसलिए हम इसको अलग से और अलग प्रतिपादित जिनने किया है उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें भूसन्नति से ही पर्वत निर्माण की व्याख्या की गई है। इसमें भी यही बोला गया है कि सिद्धांत जो सिद्धांत है संवहन तरंग सिद्धांत, ये भूसन्नति से ही पर्वत निर्माण कर रहा है। इसमें वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को भूसन्नति एवं अध स्तर से उत्पन्न होने वाली संवहनिक तापीय ऊर्जा तरंगों से समझाया गया है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि जो वलित पर्वत है उसके निर्माण में जो प्रक्रिया हुई है वो भूसन्नति से हुई है, अध स्तर से उत्पन्न हुई है, और होने वाली जो इतनी भी संवहनिक तापीय ऊर्जा है उनकी तरंगों से इसको क्या करा गया है, डिफाइन किया गया है। इस दृष्टिकोण से अपने समय के अनुसार अधिक अग्रगामी और वैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, इससे भी अधिक अगर हम देखें तो ये सिद्धांत हमको देखने को मिलेगा अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। ठीक है, दरअसल होम्स ने पृथ्वी के आंतरिक मंडल को दो भागों में बांटा है। ठीक है, जो होम्स हैं इनने क्या किया है कि पृथ्वी के जो आंतरिक यानी अंदर का जो मंडल है उसको उन्होंने दो भागों में बांटा है। ऊपरी वाला जो मंडल है, ऊपरी मंडल को उन्होंने क्रस्ट कहा है और नीचे वाले मंडल को उन्होंने अध स्तर के रूप में नामित किया, यानी उनको क्या कहा है, अध स्तर कहा है। अधस्तर को अर्ध तरल अवस्था में माना। इसका कारण यहाँ उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों की माना है, उनको माना है। ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं उनके कारण ही इसमें क्या हो रहा हैगा, अर्ध तरल
अवस्था आ रही है। और ये क्या हो रहा है, अधस्तर वाला जो भाग, उनने पृथ्वी के आंतरिक स्थल को जो 2 मंडल में बांटा, उसमें से एक मंडल अधस्तर है और पहला वाला जो ऊपर वाला जो मंडल है वो क्रस्ट है। तो उन्होंने अधस्तर के बारे में कहा है कि अर्ध तरल अवस्था में है और इसके कारण, इसका कारण क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसका कारण है रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, होम्स के अनुसार अधः स्तर से तापीय ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है। क्या बोल रहा है होम्स, क्या कह रहे हैं कि अधः स्तर जो है उससे हमें तापीय ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, यानी कि हमें तापीय ऊर्जा तरंगे मिलती हैं। सामान्यतः महाद्वीपों एवं महासागरों के मध्यवर्ती भागों में प्रभावी ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं। यानी महाद्वीप और महासागरों के बीच में जो मध्यवर्ती जो भाग है, उनके बीच में जो भाग है उसमें हमको प्रभावी ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है फ्रेंड, महाद्वीप और महासागरों के बारे में आप हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देख सकते हैं, उसमें हमने आपको महाद्वीपों के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। और इसका आपको एक करंट है, हमारा एक लेक्चर है करंट अफेयर का चर्चा का विषय, उसमें हमने जीलैंडिया को पूरा डिफाइन से बताया है, पूरा डिटेल से। जीलैंडिया हमारा 8वां कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यानी 8वां महाद्वीप है ना। तो आप उसको भी देख लेना, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी चीज़ें करंट में आती हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। भूपटल के नीचे जहाँ ऊर्जा तरंगों में अभिसरण होता है, क्या होता है, जो भूपटल है उसमें उसके नीचे ऊर्जा तरंगों में अभिसरण होता है, वहाँ चट्टानों में दबाव से घनत्व में वृद्धि के कारण अवतलन की प्रक्रिया से भूसन्नति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड, ये पूरा का पूरा हम संवहन तरंग सिद्धांत पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल से, क्योंकि ये हमारा 15 नंबर में आ चुका है पहले। ठीक है, तो क्या है कि भूपटल के नीचे जहाँ ऊर्जा तरंगों में अभिसरण होता है, वहाँ चट्टानों में दबाव से घनत्व में वृद्धि के कारण, यानी कि चट्टानों में दबाव हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, घनत्व में वृद्धि हो रही है, उसके कारण क्या होती है, अवतलन की प्रक्रिया में भूसन्नति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अवतलन जब होता है तो भूसन्नति की उत्पत्ति होती है। और जहाँ ऊर्जा तरंगों का अपसरण होता है, ठीक है, क्या होता है, अपसरण होता है, वहाँ विखंडन के कारण भूसन्नति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, याद रखना आप, जब हमारे उसमें अभिसरण होता है, क्या हो रहा है फ्रेंड, जब हमारे यहाँ अभिसरण होता है तो चट्टानों में दबाव बढ़ता है जिससे घनत्व की वृद्धि होती है और अवतलन की प्रक्रिया से भूसन्नति की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर वहाँ पे अपसरण होता है, अगर वहाँ अपसरण होगा तो विखंडन के कारण, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है जिससे भूसन्नति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे विखंडन के कारण हो रही है। नेक्स्ट है हमारा, इन्हीं भूसन्नतियों में मलबों के निक्षेप और ऊर्जा तरंगों के कारण मलबों में वलन की क्रिया से वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। कैसी वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है, रॉकी एंडीज हिमालय जैसे वलित पर्वत का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। जो रॉकी है और एंडीज जो है ये इस प्रकार के पर्वत हैं जो वलित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं और ये सारे के सारे भूसन्नति से निर्मित हुए हैं। ठीक है, होम्स ने पर्वत निर्माण की 3 अवस्था बताई। जो होम्स है उनने क्या किया है कि पर्वत निर्माण के लिए 3 अवस्था बताई है। पहली भूसन्नति की अवस्था, दूसरी पर्वत निर्माण की अवस्था, तीसरी संतुलन की अवस्था। ठीक है, यानी कि उनने पर्वत निर्माण का 3 प्रकार से अवस्था उनने बताई, पहली भूसन्नति, दूसरी पर्वत निर्माण, तीसरी संतुलन की अवस्था। ठीक है, अब हम ये डायग्राम देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर आप ये बनाएंगे तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये हॉट स्पॉट जोन है। ठीक है, क्या है ये देख सकते हैं आप, ये उत्पत्ति की अवस्था बता रहा है कि ये हॉट स्पॉट जोन है। ठीक है, ये हॉट स्पॉट जोन है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये जा रहा है, हमारी ऊर्जा जो जा रही है यहाँ से, और ये यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ से निकल रही है। तो देखिए फ्रेंड, जो यहाँ से जो निकल रही है ये अपसारी गति कहलाती है। कौन सी, अपसारी गति। लेकिन अगर यही राइट साइड से जाए, यानी नीचे से ऐसे करके, देखिए फ्रेंड एक बार और, ये जो जा रही है ऊपर को जाएगी तो अपसारी गति, नीचे को आएगी तो अभिसारी गति वो कहलाती है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये जो स्थल है ये अधः स्तर है। ठीक है, क्या है, अधः स्तर। और ये जो है हमारा क्रमशः तीव्र होती तरंगे, इससे हमारी क्या हो रही है, ये क्या कर रही हैं, तरंगे जो हो रही हैं तीव्र हो रही हैं। इससे एक जो हमारा भूपटल बनेगा, जब हमारा एक कुछ गति इस साइड जा रही है, कुछ गति इस साइड जा रही है अपसारी की, तो उससे क्या हो रहा है, भूसन्नति विखंडन हो रहा है। तो उससे क्या होगा, ये बट रहे हैं एक दूसरे में, है ना,
ये क्या कर रहे हैं, बट जा रहे हैं, यहाँ से ये बट जा रहे हैं, तो यहाँ पे भूसन्नति का विखंडन हो गया। और अगर यही चीज़ अभिसारी गति में हो रही है, यानी कि ए से आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, अवतलन हो रहा है। क्या हो रहा है, अवतलन हो रहा है, भूसन्नति का अवतलन, ठीक है, जो कि सागर में हो रहा है। अब देखिए एक बार और देख लीजिए, ये नीचे हॉटस्पॉट जोन है, इस साइड से अपसारी गति हो रही है, ये हमारी अपसारी गति हुई, जिस कारण भूसन्नति का क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, ठीक है, भूपटल में भूसन्नति का विखंडन हो रहा है। और यही अगर अभिसारी की गति हो रही है, नीचे को आ रही है, यही गति अभिसारी की गति हो रही है, तो ये क्या होगा, भूसन्नति का अवतलन होगा। क्या होगा फ्रेंड, अवतलन होगा, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा सागर में चल रहा है। ये जो हमारा क्षेत्रफल है, ये अधस्तर से क्षेत्रफल है, और ये जो है हमारा तीव्र होती तरंगे हैं, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा जो है, ये हमारी अपसारी गति है, जो यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ से हमारी ऊपर को गति कर रही है, तो हमारा क्या हो रहा है, भूसन्नति विखंडन हो रहा है। और यही गति हमारी नीचे को आ रही है, मतलब कि हमारा अभिसारी गति हो रही है, जो कि क्या कर रहा है, भूसन्नति अवतलन कर रहा है। तो आप इसको याद रखना, इस डायग्राम को ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि वैगनर ने दिया है, ठीक है। क्या नाम है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि वैगनर ने दिया है 1912 में। देखते हैं क्या होता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कार्बोनिफेरस युग में, कौन से युग में फ्रेंड, कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश एक साथ एकत्रित थे, ठीक है। संसार के जितने भी महादेश हैं वो सारे के सारे क्या थे, एक साथ थे, है ना, एक साथ एकजुट थे, एकत्रित थे, और एक स्थल खंड के रूप में विद्यमान थे, यानी कि सिर्फ एक क्षेत्रफल था। अभी क्या है, कहीं एशिया है, कहीं अफ्रीका है, कहीं अमेरिका है, कहीं आपका यूरोप है, ये सब अलग अलग थे, और बीच बीच में जल वल और ना जाने क्या क्या चीज़ें बीच में देखने को मिलती थी हमें, ओशियन और ये सब। लेकिन पहले क्या था, पूरा का पूरा एक क्षेत्रफल था, पूरा एक स्थल खंड हुआ करता था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि कार्बोनिफेरस युग में संसार के सभी महादेश एक साथ एकत्रित थे और एक स्थल खंड के रूप में विद्यमान थे। वैगनर ने इसे पेंजिया कहा, इस चीज को इन्होंने क्या कहा, पेंजिया कहा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पेंजिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंजिया, या पेंजिया का क्या अर्थ होता है, तो आप बता सकते हैं कि वैगनर के हिसाब से जो कार्बोनिफेरस इतना कुछ भी ना है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो, ठीक है। पेंजिया में विभाजन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप पेंजिया के विखंडन, यानी कि सीधी सी बात, जब पेंजिया का विखंडन हुआ तो महाद्वीप का उजागर हुआ, महाद्वीप हमारे सामने देखने को आए, वर्तमान में हमें महाद्वीप देखने को मिले। इन विखंडित हुए स्थल खंडों के प्रवाहित होकर अलग होने के फलस्वरूप हुआ, ठीक है। क्या हुआ कि पहले एक पूरा क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। अब जैसे मान लो कहा जाता है हमारा जो भारत है वो पहले एशिया में नहीं था, तो वो वहाँ से जो विखंडन हुआ, उससे जो टूटा वो विखंडित होकर फिर वो तैरते हुए दूसरे एशिया साइड आया। तो उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि पहले जो कंडीशन हुआ करती थी कि एक स्थलखंड था, सब एकजुट एकत्रित होकर रहते थे, तो ये इस चीज़ को इनने पेंजिया कहा। लेकिन पेंजिया का जब विखंडन हुआ, विखंडन मतलब कि जब ये अलग हुआ, ये क्षेत्रफल टूटा, एक दूसरे से टूटकर अलग अलग जगह बहकर गया, तो उस चीज़ को इनने क्या कहा है, पेंजिया का विखंडन होना, ठीक है। इससे वो बोल रहे हैं कि अलग अलग हो गए, प्रवाहित होकर अलग अलग जगह चले गए। पेंजिया चारों तरफ से जल से घिरा हुआ था, जिसे उन्होंने पैंथलासा कहा है, ठीक है। इनका ये कहना है कि वो जो स्थल था उस चीज़ को पेंजिया बोला इनने, और जो भी वो जल से घिरा जो हुआ था उसको पैंथलासा बोला। उनके अनुसार महाद्वीपीय ठोस भाग सियाल तथा महासागरीय भूभाग सीमा का बना हुआ है, ठीक है। उस समय जो था महाद्वीप जो था वो ठोस भाग सियाल और उसके भूभाग सीमा से बना हुआ था। सियाल सीमा पर तैर रहा है, जो सियाल है वो सीमा पे क्या कर रहा है, तैर रहा है, यानी कि ये सीमा ना SIMA पर SIAL क्या कर रहा है, तैर रहा है। सीमा के ऊपर तैरते हुए गैजिया का विखंडन और प्रवाह मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानता के कारण हुआ, यानी गुरुत्वाकर्षण की जो शक्तियां हैं उनकी असमानता के कारण हुआ है। पेंजिया में विभाजन हुआ तब दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, उत्तर या विषुवत रेखा की ओर तथा पश्चिम, ठीक है।
क्या कह रहे हैं ये कि जो पेंजिया में जब विभाजन हुआ तो दो दिशाओं में हुआ। पहला उत्तर में, या हम उसको विषुवत रेखा कह सकते हैं, और दूसरा क्या है, पश्चिम में। ठीक है, उत्तर और पश्चिम में दो भाग में वो विभाजन हुआ। विषुवत रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ। कौन कौन सा, गुरुत्व बल के कारण और प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो ज्वारीय बल हुआ उसके कारण हुआ है। ठीक है, जो महाद्वीप है, महाद्वीप का पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हुआ, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह हुआ, जिससे सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। अगर हम कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में ज्वारीय बल हुआ, उसके कारण ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो गए। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और ज्वारीय बल पृथ्वी के भ्रमण पर रोक लगाते हैं। लेकिन जो ज्वारीय बल है वो इस पर रोक लगाते हैं, मतलब कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ठीक है, इस कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं तथा ये भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये जो भाग है ये पीछे छूट जाता है, महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाता है, और जो हमारा बाकी का भाग जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाता है। जो पेंजिया है, पेंजिया का गुरुत्व बल, पेंजिया का गुरुत्व बल व प्लवनशीलता बल के कारण दो भागों में विखंडन हुआ। उत्तरी भाग लॉरेंसिया या अगार लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया, जो उत्तरी भाग है वो लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहलाया, और जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो फ्रेंड, गोंडवाना लैंड के लिए आपको ये पूरी की पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, ना कि ऐसा ऐसा सिद्धांत था और ये सिद्धांत में इनने ऐसा ऐसा बोला कि दो भागों में बट गया, प्रवाहित था, पेंजिया था, ये वो, और सब लिखने के बाद में आपको उसे बताना है कि जो दक्षिणी वाला भाग है भैया वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है और 6 नंबर में आया है, इसलिए आप इसको डिटेल में लिखेंगे जिससे आपके 6 के 6 पूरे नंबर आपको मिल जाएं। ठीक है, अभी तो हमारा चेंज हो गया है मार्क, पहले 3 नंबर, अभी 3 नंबर का, 5 नंबर का, 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया, और जो बीच का भाग है उसको क्या नाम दिया गया, टेथिस सागर। जुरैसिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। जुरैसिक काल जो है उस समय क्या किया, गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तथा ज्वारीय बल के कारण, और किसके कारण हुआ, ज्वारीय बल के कारण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। कौन कौन से लैंड, देखो जो प्रायद्वीपीय है उससे भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है वो गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए, यानी एशिया साइड आ गए। इसी समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिकी ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। इसी के कारण क्या हुआ, अमेरिकी जो उत्तरी और दक्षिणी जो अमेरिका है वो ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो गए। इसी समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिकी ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। सॉरी फ्रेंड, ये शायद मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, इसको आप काट देना। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने के क्रम में सीमा की रुकावट के कारण पश्चिमी भाग में रॉकी तथा एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। किन किन पर्वतों का निर्माण हुआ, रॉकी और एंडीज, ये हम जानते हैं, ये जितने भी ये भूसन्नति सिद्धांत से बने हैं वल्लित पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर तथा दोनों अमेरिकी महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ, किसके कारण हुआ, जो हमारा पश्चिम की ओर जो अमेरिकी महाद्वीप जो है पश्चिम की ओर जब प्रवाहित हुआ तो अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, और जो प्रायद्वीप भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने हुआ वो हिंद महासागर कहलाया। ठीक है, आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुवों से हटने के फलस्वरूप हुआ। आर्कटिक सागर और उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुवों से हटने के कारण हुआ। कई दिशाओं में से महाद्वीपों के
अतिक्रमण के कारण पैथालासा का आकार संकुचित हो गया तथा प्रशांत महासागर बना। और क्या हुआ? प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। इस प्रकार स्थल व जल का वर्तमान रूप प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो गया था। यानी प्लायोसीन युग जब आया तो उस समय तक जो हमें आज देखने को मिलता है उस समय हमको देखने को मिलता। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट हमारा है सॉरी आगे आ गए थोड़े अपन। ओके हाँ, सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। अब हमको सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण देखते हैं कि आरंभ में सभी स्थलीय भाग पेंजिया के रूप में थे। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में भौगोलिक एक रूपता पाई जाती है। जो अटलांटिक महासागर है उसमें दोनों तटों में हमको समानता देखने को मिलती है। ठीक है, इस एक रूपता के कारण उन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि वो दोनों आसानी से जुड़ जाएंगे। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट हम मिला सकते हैं। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से जोड़ा जा सकता है। इस स्थिति की जिग जॉ फिट कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? जिग जॉ फिट। ओके फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन आए कि जिग सॉ फिट क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि जिग सॉ फिट क्या होता है। जो महाद्वीप थे टूटकर एक दूसरे से अलग अलग होकर जो लगे हैं, प्रवाहित हुए हैं, उनको हम जिग सॉ फिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्षिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों जो पर्वत हैं उनमें हमें समानता देखने को मिलती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तटों पर स्थित अफ्रीका व ब्राज़ील की संरचना और चट्टानों में भी समानता है। ठीक है, चट्टानों में भी समानता है और अफ्रीका और ब्राज़ील की संरचना में भी हमको समानता देखने को मिलती है। ब्राज़ील एवं अफ्रीका में मैसेसोरस नामक जीव के जीवाश्म पाए गए हैं। जो ब्राज़ील और अफ्रीका है दोनों में हमें मैसेसोरस नामक एक जीव है उसके क्या मिले? जीवाश्म मिले। यानी दोनों जगह हमें वो जीवाश्म देखने को मिले। विश्व में अन्यत्र कहीं इसके प्रमाण नहीं मिले। यानी ये जो हमारा जीव है मैसेसोरस, इसका हमें कहीं और प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के एक साथ जुड़े रहने के प्रमाण हमें देखने को, अगर ये क्वेश्चन आया कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के जुड़ने के प्रमाण, तो हम ये प्रमाण लिख सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का पाया जाना, ये इन्हीं जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, घाना अफ्रीका तट पर सोने के प्लेशर निक्षेप पाए जाते हैं जबकि उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति है। ठीक है, जो उद्गम चट्टान है उनकी क्या है? अनुपस्थिति। इस प्रकार की चट्टानें ब्राज़ील में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं फ्रेंड? ब्राज़ील में पाई जाती हैं। ब्राज़ील, अफ्रीका, भारत में दामोदर घाटी एवं तालचेर तथा ऑस्ट्रेलिया में हिमानीकरण के प्रमाण पाए जाते हैं जो वर्तमान स्थिति के आधार पर संभव नहीं है। ये प्रमाण परमियन कार्बोनिफेरस काल से संबंधित हैं, तब वे सभी दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित थे। ठीक है, फोर्थ है हमारा पुराचुंबकत्व महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रमाण है। हमें ये प्रमाण मिल चुका है। ठीक है, सिद्धांत में प्राचीन काल की चट्टानों में मौजूद चुंबकीय गुणों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उत्पत्ति के समय उनकी स्थिति वर्तमान स्थिति से भिन्न थी। जो पहले की स्थिति है और अभी की जो स्थिति है उसमें क्या है? भिन्नता है। लेकिन हम इसकी कुछ आलोचना भी देख लेते हैं। कुछ लोग ये चीज़ नहीं मानते, तो क्या नहीं मानते ये देखते हैं। प्रवाह की शक्तियों के संदर्भ में की गई है। ठीक है, जो प्रवाह की शक्तियाँ हैं वो इतनी नहीं हो सकती कि एक पूरा का पूरा महाद्वीप या पूरी के पूरा देश उठाकर ले जा सके। ठीक है, वैगनर ने जिन बलों को महाद्वीपों के प्रवाह के लिए उत्तरदायी बताया है वह उपयुक्त नहीं है। उनने जो हमें सबूत दिए हैं, उनने जो हमें कारण बताए हैं वो पूरे के पूरे उपयुक्त नहीं किए जा सकते। परस्पर विरोधी बातें भी दिखाई देती हैं, जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है
और फिर कहा कि सीमा से सियाल पर रुकावट आई है। फिर उन्होंने क्या कहा कि सीमा जो है उससे सियाल पर रुकावट आ गई, जबकि वो तो उसके ऊपर तैर रहा है। इस बल के बारे में भी नहीं बताया जिससे कार्बोनिफोरस फेरस युग से पहले पेंजिया स्थिरावस्था में था, यानी पहले जो अवस्था थी और अब जो अवस्था है वो उसके बीच में कोई बल तो लगा होगा, उस बल का नाम क्या है वो उन्होंने नहीं बताया। अटलांटिक तटों के आकार की एकरूपता नहीं बताई, पर वैगनर ने जितना जोर दिया है वास्तव में यह बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट सभी जगह मेल नहीं खाती, यानी पूरी जगह मेल नहीं खाती। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि मान लो इस प्रकार से एक जगह बना हुआ है, ठीक है, दूसरी जगह से ऐसा बना हुआ है, तो ये जो भाग है पूरा का पूरा इसमें आ जाए, ऐसा सब जगह नहीं है। अब यहाँ से ऐसा ऐसा होगा और यहाँ से मान लो नहीं उठा, तो ये जो पूरा भाग है ये इसमें पूरा जुड़ जाएगा, ये ज़रूरी तो नहीं। कहीं कहीं पे वो एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, लेकिन हर जगह मेल नहीं खा रहे। अब ये हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी वैगनर के सिद्धांत का अपना अलग महत्व है। इस सिद्धांत के द्वारा अनेक भौगोलिक और भूवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। समय के साथ नए संसाधनों ने उसकी पुष्टि की है और प्लेट विवर्तनिकी व पुराचुंबकत्व द्वारा भी इस सिद्धांत के समर्थन में कई प्रमाण मिले हैं। नवीनतम अध्ययनों से पता चला है कि स्थल मंडल में मोटे दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। महाद्वीप एवं महासागर दोनों ही प्लेट के अंग हैं तथा प्लेटों के विस्थापन के कारण महाद्वीप एवं महासागर दोनों ही विस्थापित हो रहे हैं तथा इनके विस्थापन के लिए संवहन धाराओं की उत्तरदायी माना जा रहा है। ठीक है, ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है? प्लेट के स्वभाव एवं प्रवाह से संबंधित अध्ययन है। प्लेट का जो स्वभाव है और उसकी जो प्रवाह है उससे संबंधित अध्ययन है ये। हैरी हैस, विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी तथा पार्कर आदि विद्वानों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि इसको प्रतिपादित करने वाले हैरी हैस, विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी तथा पार्कर, ये 4 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनने इसको प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत द्वारा समुद्री तल प्रसार, महाद्वीपीय विस्थापन, भूपटलीय संरचना, भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रिया आदि की व्याख्या की जा सकती है। यह संकल्पना समुद्री नितल प्रसार की परिकल्पना का विस्तारित एवं परिष्कृत रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का भूपटल मुख्यतः 6 बड़ी और 6 छोटी प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें लगातार गति कर रही हैं। ये प्लेटें एक दूसरे के संदर्भ में तथा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में निरंतर गति कर रही है। अब हम कुछ मुख्य प्लेट देख लेते हैं और छोटी प्लेट देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय प्लेट, अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, नाज़का प्लेट, प्रशांत प्लेट, काकोस प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, स्कोशिया प्लेट। ठीक है, कुछ विद्वान अमेरिकन प्लेट को उत्तरी तथा दक्षिणी 2 अलग अलग प्लेट मानते हुए मुख्यतः प्लेटों की संख्या 7 बताते हैं। ठीक है, कितनी बताते हैं? 7। वैसे कितनी है? 6 है, लेकिन ये जो है अमेरिकन प्लेट को 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी और दक्षिणी प्लेट में। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन में 6 आता है और 7 नहीं दिया है तो आप 6 लगाएंगे, लेकिन अगर 7 दिया हुआ है तो आपको 7 ही लगाना है। सभी प्लेटों में महासागरीय प्लेट पूर्णतः महाद्वीप या मिश्रित तीनों प्रकार में मिलती हैं, जिनमें प्रशांत प्लेट पूर्णतः महासागरीय है तो अमेरिकन प्लेट मिश्रित वर्ग की है। सभी भूगर्भिक क्रियाओं में दृष्टिकोण से प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्व रखते हैं। इन्हें प्लेटों के किनारों के सहारे ही भूकंपीय, ज्वालामुखी, विवर्तनिकी क्रियाएं संपन्न होती हैं। प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के होते हैं: रचनात्मक किनारा, विनाशनात्मक किनारा और संरक्षी किनारा। ठीक है, रचनात्मक किनारा क्या होता है देखते हैं फ्रेंड। रचनात्मक किनारा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं तब उन 2 प्लेटों के मध्य भ्रंश या दरार पड़ती है और उस दरार में मैग्मा बाहर भूपटल पर आता है और एक नवीन भूपटल का निर्माण करता है। ये रचनात्मक किनारा हुआ। इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं। इन प्लेटों को अपसारी प्लेटें कहते हैं तथा प्लेटों की गति को अपसारी गति कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक इसकी सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विनाशात्मक
किनारा। विनाशात्मक किनारा क्या होता है? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे की दिशा में गतिशील होती हैं तो प्लेटों के विनाश का कारण बनती हैं। तो क्या होती है? टकराकर वो एक दूसरे से टूट गई, यानी उनका विनाश हो गया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारी घनत्व की प्लेटें हल्की घनत्व की प्लेटों के नीचे क्षेपित हो जाती हैं। चूंकि यहाँ प्लेटों का विनाश हो जाता है, अतः इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा तथा अभिसारी प्लेट कहते हैं। इनकी गति को अभिसारी गति कहते हैं। अभिसारी हुआ और अभी जो ऊपर पड़ा था हमने वो अपसारी था, ठीक है। प्लेटें जहाँ पर क्षैतिज होती हैं उस क्षेत्र को बैनी ऑफ मैकला या बैनी ऑफ जोन कहते हैं। अभिसारी प्लेट की 3 दिशाएं होती हैं, ठीक है। अभिसारी जो प्लेट है उसकी 3 दिशाएं होती हैं। महासागरीय, महाद्वीपीय प्लेट। इन दोनों प्लेटों के अभिसरण में भारी महासागरीय प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है और गर्त का निर्माण करती है। वो नीचे डूब जाती है भारी होने के कारण। अवसादों में वलन के कारण तटीय मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे रॉकी और एंडीज पर्वत। नीचे क्षेपित हुए प्लेट बैनी ऑफ जोन में जाकर पिघल जाती है और मैग्मा का निर्माण होता है, और यही मैग्मा भूपृष्ठ को तोड़कर ऊपर ज्वालामुखी का निर्माण करता है। अमेरिकी प्लेट का पश्चिमी किनारा जहां पर्वतों का निर्माण हुआ है वहां ज्वालामुखी देखने को मिलता है, जैसे कि एंडीज, ठीक है। कोटोपैक्सी व चिंपरांजो आदि इसके उदाहरण हैं। जब दोनों प्लेट महासागरीय हों, अगर दोनों प्लेट महासागरीय हों तो जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो बड़ी और भारी प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती हैं, जिससे गर्व और एवं ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला सी बन जाती है। यह प्रशांत प्लेट व फिलीपींस प्लेट के आपस में टकराने के कारण होता है। जब दोनों प्लेट महासागरीय हों, अगर महासागरीय हैं तो जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्षेपण इतना प्रभावशाली नहीं होता कि वह बैनी ऑफ जोन में ज्वालामुखी उत्पन्न कर सके। यह क्षेत्र अवसादों से भरा होता है, जिसमें वलन पड़ने से बड़े ऊंचे मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। उदाहरण देखें तो यूरेशियन और भारतीय प्लेट के टकराव के परिणाम से हिमालय का निर्माण हुआ। संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारा क्या होता है? संरक्षी गति में प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती हैं। इस प्रक्रिया में ना तो नए क्रस्ट का निर्माण होता है और ना ही विनाशात्मक प्लेटों के घर्षण के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया के निकट सैन एंड्रियोस भ्रंश, ठीक है। टूजो विल्सन के द्वारा माइक्रोप्लेट्स व हॉट प्लम्स की संकल्पना के सम्मिलित रूप द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के भूगर्भिक अवस्था को समझने में बहुत सहायता मिलती है। इसके द्वारा भूकंप व ज्वालामुखी घटनाओं की जानकारी संभव हुई है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ देख लेते हैं फ्रेंड, कौन कौन सी है। नाम एंडीज श्रेणी। स्थिति है इसकी पश्चिम दक्षिण अमेरिकी, और सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? एकांक गुआ, ठीक है, एकांक गुआ। रॉकी पर्वत श्रेणी, ये भी पश्चिम उत्तर अमेरिकी में है। कहाँ है? पश्चिम उत्तर अमेरिकी में। नाम क्या है सर्वोच्च बिंदु का? माउंट एल्बर्ट। नेक्स्ट है हमारा अलास्का श्रेणी, जो कि अलास्का USA में है, और ये माउंट मैकिले इसके सर्वोच्च बिंदु है। नेक्स्ट है कास्केड रेंज, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है, जिसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट रेनियर। क्या नाम है फ्रेंड? माउंट रेनियर। नेक्स्ट है अपलेशियंस पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है, और माउंट मिचेल इसकी सर्वोच्च बिंदु है। नेक्स्ट है हिमालय काराकोरम हिंदुकुश, जो कि दक्षिण मध्य एशिया में है, और इसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट एवरेस्ट। तिएनसान दक्षिण मध्य एशिया में है, इसका सर्वोच्च बिंदु है जेंगिस चोक्सू। अल्टाई माउंटेन्स, जो कि मध्य एशिया में है, गोरा वेलुखा इसका सर्वोच्च बिंदु है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, कोशियुस्को इसका सर्वोच्च बिंदु है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, जो कि अंटार्कटिका में है, माउंट विंसन मैसिफ सेरो पोटोसी इसका सर्वोच्च बिंदु है। यूराल पर्वत श्रेणी, ये मध्य रूस में है, माउंट नरोदनाया इसका सर्वोच्च बिंदु है। बर्वोयास्क पर्वत पूर्वी रूस में है, मस्खाया इसका सर्वोच्च बिंदु है। काकेसस
काकेसस रूस में स्थित है और एल्ब्रुस पश्चिम चोटी यानी कि एल्ब्रुस इसका सर्वोच्च बिंदु है। कमचटका स्थित श्रेणी पूर्वी रूस में है। कल्यूचेप्स्काया शोपक सर्वोच्च बिंदु है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। टाउन काल इसका सर्वोच्च बिंदु है। ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है, जो कि तबाना नतलेनियाना में स्थित है, इसका सर्वोच्च बिंदु। ठीक है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है। देवबंद इसका सर्वोच्च बिंदु है। एलबुर्ज ये भी ईरान में है। देमाबंद इसका सर्वोच्च बिंदु है। स्कैंडिनेवियन रेंज जो कि पश्चिम नॉर्वे में है और गाल्डोपीगन इसका सर्वोच्च बिंदु है। एपेनाइन इटली में स्थित है और कॉर्नो ग्रैंडो इसका सर्वोच्च बिंदु है। शियर्स माट्रे डेल सुर ये मैक्सिको में है। टियोटेपेक इसका सर्वोच्च बिंदु है। सियरा माट्रे ओरिएंटल ये भी मैक्सिको में है। ओरी जावा इसका सर्वोच्च बिंदु है। पश्चिम सियरा माद्रे ये भी मैक्सिको में है और नेवाडो डी कोलिमा इसका सर्वोच्च बिंदु है। आल्पस मध्यवर्ती यूरोप में है और माउंट ब्लांक इसका सर्वोच्च बिंदु है। पश्चिमी घाट पश्चिम भारत में है। अनाई मुडी इसका क्या है, सर्वोच्च बिंदु है। ओके फ्रेंड, हमारा पर्वत वाला जो लेक्चर है यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट रहेगा उसमें हम मेंस के सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जो कि हमारा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में हम देखेंगे कि हमारे संविधान कैसा है और किस प्रकार से उसे बनाया गया है, उसकी रचना किस प्रकार से की गई है, उसकी प्रस्तावना क्या है, उसमें कौन कौन से ऐसे संशोधन हुए हैं। पूरे संशोधन हम देखेंगे। अभी तक 102 कुल संशोधन हो चुके हैं। हम पूरे 102 संशोधन को डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे हमें 1 से 2, 2 से 3 उसके पार्ट क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन हमारे एक चीज़ को डिटेल्स में जाएंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मेंस के हिसाब से पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड हमें लिखना है, जिससे हमारे नंबर में कमी ना आए। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप